भारतीय मीडिया इंडस्ट्री के सबसे चर्चित चेहरों में से एक जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा गुरुवार को अचानक से मीडिया की सुर्खियां बन गए। न्यूज वेबसाइट से लेकर चैनलों तक में खबरें दौड़ने लगी कि उनका 22,000 करोड़ का कर्ज महज 6.5 करोड़ में निपट रहा है। NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की ओर से आए इस फैसले से बैंकों को 99.97% का नुकसान होगा। क्या वाकई में मोदी सरकार में सुभाष चंद्रा को इतनी बड़ी राहत दी गई है या फिर इस कहानी के कई और पहलू हैं? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। दरअसल NCLT की ओर से सुभाष चंद्रा के रीपेमेंट प्लान को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की धारा 114 के तहत मंजूरी दी गई है। इसके तहत सुभाष चंद्रा को करीब 22,000 करोड़ के कुल कर्ज के बदले महज 6.5 करोड़ का भुगतान करना होगा। इसके बाद उन पर बकाया पूरी राशि कानूनी तौर पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब आपके जहन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इतनी बड़ी कानूनी राहत किसी को कैसे मिल सकती है और क्या वाकई में सुभाष चंद्रा ने इतना बड़ा लोन खुद ले रखा था? तो इसका जवाब है नहीं। ये रकम सीधे सुभाष चंद्रा की ओर से लिए गए लोन की ना होकर उनकी ओर से दी गई पर्सनल गारंटी से जुड़ी है। इसे सीधी भाषा में ऐसे समझिए कि जब किसी कंपनी या कर्जदार को बैंक की ओर से लोन मंजूर होता है तो प्रमोटर अपनी पर्सनल गारंटी बैंक को देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी भुगतान नहीं कर पाई तो गारंटर इसे चुकाएगा। अब ये भी समझते हैं कि आखिर सुभाष चंद्रा पर यह लोन लायबिलिटी आई कैसे। मामला शुरू होता है साल 2016 से। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने कुछ कंपनियों को 726 करोड़ का लोन दिया था। 2018 में डॉक्टर सुभाष चंद्रा इस लोन के पर्सनल गारंटर बने थे। जब कंपनियों ने डिफॉल्ट किया तो इंडियाबुल्स ने 2022 में सुभाष चंद्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मामला 178 करोड़ के नोटिस से शुरू होकर 22,000 करोड़ तक पहुंच गया। 2024 में NCLT में केस की शुरुआत हुई। अब नियम यह है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके सभी कर्जदाता अपना बकाया मांगना शुरू करते हैं। सुभाष चंद्रा ने SL ग्रुप की दूसरी कंपनियों के कर्जों के लिए भी HDFC एक्सिस के अलावा कुछ और बैंकों को पर्सनल गारंटी दे रखी थी। इन सभी बैंकों के पुराने कर्जों, ब्याज और पेनल्टी को मिलाकर कुल क्लेम करीब 22,000 करोड़ बनता है, जिसे NCLT ने 6.5 करोड़ के रीपेमेंट के बदले सेटलमेंट की मंजूरी दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बैंकों की बाकी रकम डूब जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। सेटलमेंट केवल सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी पर लागू होगा। जिन मूल कंपनियों ने लोन लिया था उन्हें उनकी कर्ज की रकम लौटानी ही होगी। बैंक उन कंपनियों और उनकी संपत्तियों से अपनी वसूली कर सकती है। इसका जिक्र NCLT ने भी अपने सेटलमेंट आदेश में किया है। इन सब के बीच अब ये भी समझिए कि आखिर सुभाष चंद्रा की मौजूदा नेटवर्थ है कितनी और इसमें पिछले 10 साल में कितनी गिरावट आई है। सुभाष चंद्रा की मौजूदा नेटवर्थ करीब 31 करोड़ रुपए है, जो आज से 10 साल पहले करीब 40,000 करोड़ के करीब थी। वैसे ये तो सुभाष चंद्रा से जुड़े केस का अर्थ वाला पहलू था। अब जरा इसके सियासी पहलू भी समझते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, विजय माल्या ने इस पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मुझसे सरकारी तौर पर घोषित 6,203 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले अब तक 14,100 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। यानी जितने का कर्ज था उससे डबल से ज्यादा पैसा वसूला गया, फिर भी मुझे कोई राहत नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ 22,000 करोड़ का कर्ज महज 6.5 करोड़ देकर खत्म हो रहा है। शायद
यही भारत का कर्ज सेटल करने वाला असली जस्टिस है। और कमाल देखिए, इस पर कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार और ट्रिब्यूनल पर निशाना साधते हुए लिखा, इंसॉल्वेंसी के नाम पर दी गई ये राहत दरअसल हेयर कट नहीं बल्कि बैंकों का सरेआम मुंडन है। उन्होंने कहा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 को इसलिए लाया गया था ताकि बैंकों का फंसा हुआ पैसा जल्दी वापस आ सके, लेकिन इस तरह 99.9% से ज़्यादा का डिस्काउंट देना इस कानून का सीधे सीधे मखौल उड़ाना है। वैसे आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है और इस फैसले पर आपका क्या मत है? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आके हमें बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।